प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम सॉल्यूशन इकाई के अंतर्गत द्रव विलयन और द्रव विलयनों संबंधित राउट्स के नियम का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम राउट्स नियम पर आधारित एक प्रमुख एनसीईआरटी उदाहरण का हम ग्रहण करेंगे और उदाहरण के द्वारा हम राउट्स नियम का गणनात्मक अनुप्रयोग के विषय में जानेंगे। तो ये प्रथम उदाहरण है और एनसीईआरटी पुस्तक से आप लिया गया है, जो 298 यानी 298 केल्विन ताप पर ClCl3 क्लोरोफॉर और CH2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg एवं 415 मिलीमीटर Hg है। तो ज्ञात करना है प्रथम इसी ताप पर यानी 298 K पर 25.5 ग्राम ट्राइक्लोरोमीथेन और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिलाने से बने विलयन का वाष्प दाब क्या हुआ है। और दूसरा इसी के अंतर्गत जो दूसरा गणना है, वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक अवयव का मोल अंश यानी वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक जो घटक है उसका मोल अंश क्या होगा। इन दिन बिंदुओं को हमें गणनात्मक रूप में ग्रहण करना है। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे इस विलयन में प्रत्येक घटक का कितना मोल और पुनः उसका मोल अंश उपस्थित है, और मोल अंश की गणना से हम विलयन का वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब की गणना करेंगे। फिर हम आगे डाल्टन के नियम का उपयोग द्वारा वाष्प अवस्था के अवयवों का मोल अंश गणना करेंगे। तो सबसे पहले घटक यानी क्लोरोफॉर्म का मोल की गणना करनी है। तो क्लोरोफॉर्म यानी ClCl3 का मोल हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे भार होता है, यानी m अपान कौन भाग मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पर यदि ClCl3 का लेते हैं तो इसका ClCl3 का यानी कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 यानी 12 प्लस 1 और क्लोरीन का 3 परमाणु है और गुणे 35.5 और ये आपका 119.5 यानी 1 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा। और द्रव्यमान दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का 25.5, तो इसका मोल हो जाएगा 25.5 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान यानी 119.5 प्रति मोल। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान 0.213 मोल आएगा। और इसी अनुसार CH2Cl2 का नंबर ऑफ मोल की यदि हम गणना करें तो CH2Cl2 का द्रव्यमान 40 ग्राम बटे CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान CH2Cl2 का यदि ग्रहण करें तो ये कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 35.5 और ये आपका जो है 12 प्लस 2 प्लस 71 और ये 85 के अंतर्गत आएगा यानी मोल पर। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा 85 और 85 से यदि
डिवाइड करें तो मोल -1 ग्राम, ये आपका 0.7 के अंतर्गत होगा, यानी इतना मोल। और इस तरह से क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का मोल ज्ञात करने के बाद इनका मोल अंश यानी मोल प्रभाव, तो CH Cl3 का मोल अंश बराबर, हम जानते हैं कि किसी घटक का मोल बटे उस विलयन का मोल होता है, यानी यदि CH का मोल 0.213 है बटे 0.213 प्लस 0.47, और इस तरह से यह क्लोरोफॉर्म का मोल अंश हो जाएगा आपका 0.312, और इसी अनुसार Cl2 का यदि मोल अंश हमने, तो चूंकि किसी भी विलयन में सभी घटकों का मोल अंशों का जो योग होता है एक होता है, अतः CH2Cl2 का मोल अंश बराबर 1 माइनस क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 का मोल अंश यानी 0.312, और ये आपका 0.688 होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हम दोनों घटकों का मोल अंश की गणना हम कर लिए। अब इसके बाद हम राउल्ट के नियम और राउल्ट समीकरण के द्वारा इस विलयन का कुल दाब की गणना करेंगे। तो राउल्ट नियम के अनुसार विलयन का कुल दाब विलयन में कुल वाष्प दाब P बराबर P1 नॉट प्लस, जहां पर घटक 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और यहाँ पर P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू घटक 2 का यदि संदर्भित लेते हैं घटक 2 का मोल अंश, और इस तरह से कुल दाब बराबर P1 का मान दिया हुआ है, P1 यानी 200 mg, और प्लस P2 यानी 415 माइनस 200 इंटू 0.688, ये घटक 2 का मोल अंश है। और इस तरह से यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 200 प्लस ये आपका हो जाएगा 147.9, और ये बराबर 347.9 mm मिलीमीटर Hg के बराबर। तो ये आपका विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो ये तो प्रश्न कि इतना पर इतना और इतना को मिलाने से बने विलयन का वाष्प दाब की गणना, ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो विलयन का कुल वाष्प दाब ये हमको प्राप्त हो गया। अब दूसरे चरण में वाष्प प्रावस्था के प्रत्येक कणों का मोल अंश की गणना करनी है। तो इसके लिए पुनः जो है हम शुद्ध अवस्था से और उसके मोल अंश की उपस्थिति से, घटक का मोल अंश की उपस्थिति से हम आंशिक दाब की गणना करेंगे, और आंशिक दाब की गणना करने के उपरांत
हम किसी भी घटक का मूल अंश के लिए जो हम सूत्र अप्लाई करेंगे, यदि x1 है तो इसके लिए बराबर उसका आंशिक दाब P1 बटे कुल वाष्प दाब, और इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इससे पहले हम इस प्रत्येक घटक का आंशिक दाब गणना करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक घटक के अंतर्गत अगर CH2 यानी डाइक्लोरोमेथेन का यदि हम आंशिक मोल अंश की गणना करते हैं तो आंशिक दाब बराबर का आंशिक दाब बराबर इसका मूल अंश CH2 का मूल अंश मतलब 0.688 इंटू आंशिक दाब, और इसका आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में 415 मिलीमीटर है। और इस तरह से इसका आंशिक दाब हो जाएगा 285.5 mmHg। और इसी प्रकार CN3 का आंशिक दाब बराबर CN3 का मूल अंश यानी 0.312 इंटू 200, यानी मानव अवस्था में इसका शुद्ध अवस्था में दाब दिया हुआ है 200। ये आपका 2 दूनी 4, 2 के 6, और ये और इस तरह से 3.0 यानी 62.44 mmHg आपका होगा। और इसके बाद हम वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक घटक का मोल अंश की गणना कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र होगा, यदि मोल अंश घटक प्रथम का यानी CH2Cl2 का मोल अंश यदि हम गणना करते हैं तो ये सूत्र, यदि मान लीजिए Y1 है तो Y1 बराबर इसका PCH2Cl2 यानी आंशिक दाब बटे कुल दाब, और कुल दाब वाष्प अवस्था में हम ज्ञात किए हैं 347.9 कुल दाब यानी वेपर प्रेशर। तो ये कुल दाब P, और इसका मान CH2Cl2 का आंशिक दाब जो हमने कैलकुलेट किया इतना यानी 285.5 Hg बटे कुल दाब 347.9। और इसे यदि हम गणना करते हैं तो 0.82 ये इतना जो है इसका मूल अंश प्राप्त होगा, यानी मूल प्रभार होगा। और इसी तरह से क्लोरोफॉर्म यानी CH3 का मूल अंश बराबर CH3 का आंशिक दाब बटे कुल दाब P, और ये बराबर 62
62.4 और बटे 347.9 और इसे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो गणना करने पर हमें 0.18 ये आपका प्राप्त होगा। तो इस तरह से वाष्प परावस्था में प्रत्येक घटक का मोल अंश, यदि हम डाइक्लोरोमीथेन की बात करें तो इतना होगा और ट्राइक्लोरोमीथेन की बात करें तो 0.18 होगा। और इस निष्कर्ष से हम देख सकते हैं कि जिसका मोल अंश अधिक है उसका आंशिक दाब भी अधिक है, जैसा कि राउल्स नियम है, और उसी अनुसार जिसका मोल अंश कम है उसका आंशिक दाब कम है। तो इस तरह से हम राउल्स नियम पर आधारित गणनाओं को हम करते हैं और फिर ऐसे ही आप प्रश्नों का उदाहरण लेकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।